चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, प्लान यही है, आज के लेक्चर का मेन मोटो यही है दैट विल बी डिस्कसिंग। एक स्टूडेंट है, देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारी मिस्टेक्स है। मैं ना मतलब काफी पेपर्स चेक करता हूँ बच्चों के, एंड देयर आर मेनी कॉमन मिस्टेक्स व्हिच आई कम अक्रॉस, एंड आई फील लाइक टेलिंग यू गाइस दैट यू शुड नॉट मेक सच मिस्टेक्स। ओके, तो एक पेपर जो ऑलरेडी चेक किया हुआ है बस उसको डिस्कस कर लेंगे। तो पेपर कैसे लिखना है वो थोड़ा आइडिया आ जाएगा, और जो थोड़ी बहुत चीजें वेरी मच रिलेटेड टू द पेपर वो मुझे तुम लोग को बतानी वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो लेट्स गो ऑन द पेपर। ओके, देखो स्टूडेंट्स, ये तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट जो पेपर पैटर्न के अंदर आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ए, जिसके अंदर एमसीक्यूज आने वाले हैं। टेल मी कितने एमसीक्यूज आने वाले हैं, पता है तुम लोग को? 8 एमसीक्यूज आने वाले हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल तो ये है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। फर्स्ट रूल तो ये है कि सारे के सारे जितना भी पेपर आएगा पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में पेपर लिखना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हो सकता है तुम लोग को फोर्थ वाला नहीं आ रहा हो तो फोर्थ वाला का क्वेश्चन लिख के छोड़ देना। राइट आंसर क्या करेंगे, लास्ट में कॉपी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं करना कि जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट में लिखेंगे। जब तुम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे ना तो एक टीचर जो होता है, टीचर उसको बहुत सारे पेपर चेक करने, तो उसको पूरा क्वेश्चन पेपर लर्न हो जाता है। स्टार्टिंग 4 या 5 पेपर लगते हैं उसका, तो उसको क्वेश्चन पेपर लर्न हो जाता है। तो जब आप उसको क्या होता है, तुम लोग जब ऊपर नीचे करते हो तो उसको तकलीफ पड़ती है, टीचर को तकलीफ पड़ती है। ओके, उसको वापस क्वेश्चन पेपर उठाना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर चेक करना पड़ता है वगैरह। तो जब तुम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो तो उसके माइंड में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर छप गया होता है, तो उसको वापस से पूरा देखना नहीं पड़ता। इट बिकम्स एन इजी टास्क फॉर अ टीचर टू चेक द पेपर। ओके, हो सकता है तुम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स कितने आने वाले हैं, 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यू हैव टू राइट एनी 5। तो आप लोग एग्जाम में पूरे के पूरे 8 लिख के आने वाले हो, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। फ्रेंच पेपर यूजुअली कितने टाइम में खत्म होता है, एनी आइडिया? अगर मैं प्रॉपर क्वेश्चन के साथ लिख के आऊं ना, प्रॉपर क्वेश्चन से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दूं विद ऑप्शंस, विद ऑप्शन, 80 मार्क्स नहीं 110 मार्क्स का पेपर लिख के आऊंगा ना, तो मेरा 2.5 घंटा जाता है। ओके, अगर समझो वो बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ वही लिखेगा जितना पूछा है, मतलब नॉट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसका 1.5 घंटे में पेपर हो जाएगा। और तुम बच्चों को तो प्रिविलेज मिला है। व्हाट काइंड ऑफ प्रिविलेज? 2 चैप्टर कम हो गए और आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया, मतलब दिस इज टू मच। इतना तो मतलब प्रिविलेज की जरूरत भी नहीं थी, बट यू गाइस आर गेटिंग दैट। इमेजिन करो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएंगे स्टूडेंट्स, उन लोगों को पूरा का पूरा 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तीनों बिलान पढ़ना पड़ेगा, उनको 3 ही घंटे मिलेंगे। ओके, तो तुम्हारे लिए जितना प्रिविलेज मिला उतना कितने भी नहीं मिलेगा, तो तुम लोग को तो फुल ऑन फुल लाना ही चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन अगर 8 दिए हुए हैं तो मैं समझो मुझे 5th नहीं आता, तो मैं 5th के लिए क्या करूंगा, 5-6 लाइन छोड़ दूंगा, है ना। एक आंसर को देख के आपको अंदाजा तो आ जाएगा कि मैं अगर लिखूंगा कुछ भी अपने मन से तो 5-6 लाइन लिखूंगा। हो सकता है कि लास्ट में नहीं आ, तुम लोग ब्लैंक भी कर दो तो भी चल जाएगा, उसके ऊपर से लाइन कर देना, तो वो प्लेस ब्लैंक हो गया तो टीचर को पता चलेगा इसने 5th वाला नहीं लिखा है, तो दैट इज फाइन। पर उसको क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, इट विल बी इजी फॉर हर टू चेक और हिम टू चेक द पेपर। ओके, मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी अगर तुम्हारा कुछ और माइंडसेट होता है तो तुम लोग, विद ऑल माय एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव बीन चेकिंग पेपर्स, मतलब मैंने कोई बोर्ड पेपर अंदर चेक नहीं किया, बट देयर आर मॉडरेटर्स माय मेट, और बाकी क्लासेस में तो अब तक हजारों पेपर चेक किए हैं। तो मेरे लिए मैं वो बता रहा हूँ कि एक साइकोलॉजी कैसे होता है टीचर का, जब वो पेपर चेक करता है उसको क्या अच्छा लगता है। तो जब पेपर अच्छे से ऑर्डर में लिखा होता है तो उसको ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, यस बेटा बोलो। क्या अब आप जैसे कह रहे हो, जैसे 8 क्वेश्चन है, हमने कोई भी 5 करना है लेकिन हमें सारे 8 लिखने हैं, तो बेटा तो सारे लिखने हैं आपको, और आपको बेस्ट ऑफ 5 के मार्क्स मिलेंगे। बस ऐसे होता है? मतलब ये कल किसी ऐसे करते हैं ना, पहले 5 ही से करते हैं नहीं क्योंकि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, जरा भी ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स हो, ओसी हो, या कुछ भी हो, मैथ्स वगैरह हो, उसमें बेस्ट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको 8 है तो आपको बेस्ट ऑफ 5 मिलेंगे। 5th वाला थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, लेकिन 8th वाला पूरा राइट है तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा बेटा, ठीक है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन में तुम लोग को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, आप लोग पेपर देख सकते हो किस तरह से लिखा हुआ है। टोटल उसने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ओके, आई गेस इसमें तो उसने 8 नंबर नहीं लिखा हुआ, पर हम लोग लिख के आएंगे। अच्छा, बी पार्ट है स्टूडेंट्स, देखो अब तुम्हारा जो 8 है वो तुम लोग फिक्स कर देना, एक पेज में कंप्लीट कर देना। जो बी वाला पार्ट है, टेक अ न्यू पेज। ओके, बी वाला पार्ट भी एक नए पेज में लिखेंगे। यू कैन सी कैसे किस तरह से पेपर लिखा हुआ है। अच्छा, मैं क्या बोलूंगा, पेंसिल लेना और हर एक के बाद अंडरलाइन करना, समझ आ रहा हो, स्केल से अंडरलाइन करना, ये तो मैं सिर्फ तुम लोग को बता रहा हूँ। हर एक के बाद ऐसे इस तरह से अंडरलाइन करना, हर एक के बाद। ओके, तुमको लगे कि कोई वर्ड इंपॉर्टेंट, जैसे देखो सेकंड थर्ड वाले में लिखा है एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी आर टू फ्रूट्स, तो मैं एप्पल और स्ट्रॉबेरी को भी अंडरलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द वर्क ऑफ अ टीचर मोर इजियर। ओके, उनको पता चलेगा। इन द ब्रेकफास्ट आई टेक अ सैंडविच, तो मेन क्या, मैं सैंडविच खाता हूँ, मैं योगर्ट खाता हूँ, मैं फ्रूट्स खाता हूँ, सैलेड खाता हूँ। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको चाहिए तो अंडरलाइन करो, नहीं चाहिए तो नो प्रॉब्लम। ओके, So what do you have to underline?
जो भी आपको लगे कि एक आंसर के अंदर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अगर अंडरलाइन करने का मन हो तो आप उसको कर Okay. सकते हो। अच्छा Not लेकिन the ये whole answer, na? Not the ये whole answer, na? नो, बट ये वाला अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला अंडरलाइन तो करना कंपलसरी है। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? हर एक के बाद अंडरलाइन करना कंपलसरी है। ओके, मार्क्स कम नहीं होंगे, कहीं पे भी मार्क्स नहीं करोगे तो डिडक्ट नहीं होगे, लेकिन इट विल लुक मच बेटर। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 बी का तुम लोग को क्वेश्चन नहीं लिखना, यू डोंट हैव टू राइट क्वेश्चंस। ओके, तो ये तुम्हारे अप्रोक्सीमेटली 2 पेज जाएंगे ये कंप्लीट करने के अंदर, तो ये 2 पेज कंप्लीट कर देना। एंड देखो एक और इंपॉर्टेंट क्या है, कभी लिखा होता है नेम 2 cities, तो कोई बच्चा क्या सोचता है, अरे 2 ना, मेरे को तो 3 आता है, 3 लिख के आ जाओ, तो तुमको रॉन्ग मिलेगा। क्यों? एग्जैक्टली, उधर DEUX द लिखा है, तो टीचर को क्या लगेगा कि स्टूडेंट को पता नहीं कि द मतलब 2 नहीं 3 होता, उसको ऐसा लगेगा। तो जहां प्रिसाइज पूछा है, 2 पूछा है, 3 पूछा है, 4, प्रिसाइज पूछा है तो प्रिसाइज लिखेंगे, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4। लेकिन सम लिखा है, नेम सम फ्रूट्स, तो 4 लिख के आएंगे, नेम सम सिटीज 4 लिख के आएंगे, बिकॉज 2 मार्क के लिए आने वाला है। तो जहां इम्प्रिसाइज मतलब प्रिसाइजली मेंशन नहीं किया, वहां पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अगर पूछा है हॉबीज, व्हाट आर योर हॉबीज, तो स्टूडेंट्स हॉबीज में क्या होता है, 2 सेंटेंस लिखेंगे, 2 मार्क के लिए, तो यू हैव टू राइट 2 सेंटेंसेस। नेम हॉबीज लिखा है, व्हाट आर योर हॉबीज, तो मैं 2 चीज लिखूंगा, शू ओ क्रिकेट, आप एक अच्छे से सेंटेंस पूरा फ्रेम करेंगे। आवेक मेजामी ए ली लरोमो जली लरोमो ल वीकेंड, है ना, या तो फिर आर माय हॉबीज व्हाटएवर, ऑन वीकेंड क्या करते हो। तो अगर जब आपको सेंटेंसेस पूछे तो आप लोग 2 सेंटेंसेस लिखना, विच विल गिव यू 2 मार्क्स। ओके, यहाँ पे 2 का 3 करना है, 3 का 4 करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 लिखना कंपलसरी है। सिर्फ 1 लिख के आओगे तो 1 ही मार्क मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट खत्म हो गया। यस बेटा बोलो। सर वो बी का जो ला पीएस वो सेंटेंस का मीनिंग क्या है? द रूम वेयर वन ईट्स इज द किचन। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे सर। स्टूडेंट्स। यस बेटा। सर दैट आंसर और क्वेश्चन आंसर एक लाइन में रहने चाहिए ना, असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, मैं तो क्या असेंडिंग ऊपर ऑर्डर नीचे प्रेफर चलता है? बेटा, आप ऊपर नीचे करो, मार्क्स कट नहीं होंगे, बट देखो मेरा तो क्या विचार है कि हमको टीचर को परेशान नहीं करना है। क्या ज्यादा अच्छा होगा, एक टीचर हो सकता है बहुत फ्रस्ट्रेट हो जब आपका पेपर चेक कर रहा हो सकता है एक टीचर बिजी हो सकता है, एक टीचर ट्रेन में बैठा हो सकता है, एक टीचर कुछ भी काम कर रहा हो, है ना। तो आपको एक टीचर का काम एकदम आसान करना है, और आप जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो वो ज्यादा आसान हो जाता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे स्टूडेंट्स, ए पार्ट। सो हमारा फर्स्ट ए पार्ट, अगेन यू हैव टू टेक अ न्यू पेज। ओके, मेक श्योर यू टेक अ न्यू पेज। अच्छा, अंडरलाइन करना है सब चीज को, ग्रामर लिखा अंडरलाइन करो, कंप्लीटली फ्राज लिखा है तो अंडरलाइन करो। ठीक है, आपको इसका पूरा का पूरा ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से लिखना है, एंड यू हैव टू अंडरलाइन द आंसर। पैराग्राफ लिखना अच्छे से, आंसर को अंडरलाइन करना, और आपको आंसर के ऊपर क्या मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलने वाले। यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस कंपल्सरीली। बी पार्ट में जाएंगे स्टूडेंट्स, देखो इसने कैसे अच्छे से पूरा लिखा है, रोम प्लास ले मो सुलिनी पादे प्रोनो पर्सनल, तो वो जो लिखा हुआ है वो आपको भी पूरा लिखना है अच्छे से। फिर क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, डू नॉट मेक एनी एरर। ओके, कुछ भी क्या बोलते हैं, कुछ भी कैंसिलेशन अवॉइड करना, अवॉइड कैंसिल, ऐसे घर से सोच के निकलना कि मैं 0 कैंसिलेशन करके जाऊंगा। तुम लोग को पता है, मैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जब बच्चा अकाउंट्स के पेपर के बाद में निकला ना, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि सब टैली किया, तो बोलता है हाँ सब टैली हो गया। मेरा सेकंड क्वेश्चन होता है एक भी कैंसिलेशन किया, तो जब बोलते हैं ना बच्चे लोग कि सर 2 कैंसिलेशन आए कैंसिलेशन, तो मैं ऐसा होता है यार फिर तुझे 100 on 100 नहीं आएगा। गेटिंग इट? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अकाउंट्स पेपर में ये होता है टैली होना चाहिए, अगर सब टैली भी हो गया फिर सेकंड क्वेश्चन होता है कि कैंसिलेशन होना चाहिए। तो सिमिलरली जब तुम लोग फ्रेंच पेपर पे लिख के आओगे ना, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि सारा ग्रामर राइट लिख के आया कि नहीं आया, या सब कुछ आया कि नहीं आया। तुम लोग बोलो कि हाँ सर पढ़ा था तो सब आ गया, फिर मेरा इमीडिएटली सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि कैंसिलेशन तो नहीं किया ना एक भी, क्योंकि द मोमेंट यू मेक अ कैंसिलेशन यू लूज अ चांस ऑफ गेटिंग 100 on 100। ओके, बिकॉज देन दिस पीपल गेट अ चांस टू कट योर मार्क्स। और ये सिर्फ एचएससी बोर्ड में होता है, सीबीएसई वगैरह बोर्ड में नहीं होता है। पलक आपका माइक ऑन है? नहीं लिखा तो चलेगा, क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं लिखा तो चलेगा। नहीं चलेगा बेटा, क्या काम किया आपको, क्वेश्चन नहीं लिखना आपको वापस। स्टूडेंट्स किसी ने पूछा कि क्वेश्चन नहीं लिखा चलेगा क्या, तो नहीं चलेगा, क्वेश्चन लिखना है। आप लोग का ऐसे ही पेपर इतना जल्दी हो रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं लिखोगे सिर्फ आंसर लिखोगे ना, तो मेरे को लगता है तुम्हारा 45-50 मिनट्स में पेपर हो जाएगा, फिर क्या मच्छर मारोगे इतनी देर पीछे। चलो नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, मुझे एक बार के लिए कंप्लीट कर दो मुझे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, देन वी विल टेक द डाउट्स। ओके, समय रिद्धि की भी सम टाइम। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट अभी है। ये हमारा बी पार्ट कंटिन्यू हो रहा है। देखो आप लोग देख रहे हो, जब उसने पेज चेंज किया, स्टूडेंट ने जब पेज चेंज किया तो उसने यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 2 बी लिख दिया। ओके, फिर बी का 6th वन लिख दिया। तो आपको अगर प्रिसाइज होना अबाउट क्वेश्चन मार्क्स क्वेश्चन नंबर, ओके, तो बी प्रिसाइज। थर्ड स्टार्ट किया, चूज द राइट वर्ड। अच्छा, तो इसमें आंसर लिखा है, सेंटेंस कंप्लीट किया पूरा। क्वेश्चन लिख के वापस आंसर लिखने की जरूरत नहीं इसमें,
ओके स्टूडेंट्स, तुम लोग ने खाली फिल इन द ब्लैंक्स है तो तुम लोग आंसर लिख दो, अंडरलाइन कर दो, आंसर लिख दो, अंडरलाइन कर दो, आंसर कर दो, अंडरलाइन कर दो। तुम लोग नोटिस करोगे देखो इसने एकदम पूरा अच्छे से 1 2 3 4 5 सब कुछ अटेम्प्ट किया है। एग्जाम के अंदर सब कुछ राइट करना, देखो हो सकता है तुम लोग के ऑप्शंस वाले कम हो ना मार्क्स, ऑप्शन वाला कुछ रॉन्ग कर दिया हो तो इमेजिन करो 8 क्वेश्चंस है यानी 5 है, तुम लोग का सिर्फ एक ही रॉन्ग हुआ है, ठीक है, तो वो मैम को माइंड में क्या रहेगा कि ये बच्चे का तो भी थोड़ा रॉन्ग जा रहा है। जब तुम लोग 8 में से 8 राइट करोगे ना तो मैम के माइंड में क्या बच्चे को फुल आ रहा है, तो तुम्हारा इसका हेल्प कहाँ पे होगा, तुम्हारे ऐसे राइटर में होगा। ऐसे लेटर इज अ पार्ट, देखो ऑब्जेक्टिव में तो मैम को राइट है तो राइट ही देंगे, राइट है राइट, रॉन्ग है तो रॉन्ग, लेकिन है ना जो ऐसे मेल लिखते हैं ना, मेल और ब्लॉग, उधर क्या होता है टीचर की मर्जी होती है। टीचर हो सकता है तुमको 5 का 6 भी दे सके, 6 का 7 भी दे सके, या 7 का 8 भी दे सके, है ना। हो सकता है वो थोड़ी बहुत मिस्टेक अवॉइड भी कर सके, या हो सकता है वो ढूंढ के तुम्हारी मिस्टेक निकाले भी। तो तुम लोग क्या करोगे, एक पूरा रिदम सेट करोगे टीचर के लिए, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सब राइट राइट राइट, तो टीचर के मन में ना एकदम तुम बस जाओगे, अरे वाह यार ये स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है। तो जब मेल लिखने की और उसकी चेक करने की बात है तो मैम के माइंड में ऑलरेडी एक पॉजिटिव इंप्रेशन होगा अबाउट यू, तो वो जब वो चेक करेंगे तो उसे एक पॉजिटिव वे से चेक करते ना, तो हो सकता है कोई तुमने मिस्टेक की हो लेकिन उसके दिमाग से निकल जाए। क्यों? बिकॉज उसके मन में बैठ गया कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। और हो सकता है कि चलो एक बच्चा इसने बहुत रॉन्ग किया, हो सकता है उसने मेल अच्छा लिखा हो पर उसके माइंड में क्या होगा, ये बच्चा तो रॉन्ग कर रहा है, तो वो और अच्छे से मेल चेक करेगा और तुम्हारी मिस्टेक्स निकालेगा, क्योंकि उसके माइंड में हो गया कि तुम एक एवरेज बच्चे हो। तो तुम जो इंप्रेशन क्रिएट करोगे ना उसका हेल्प तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होगा, दैट इज योर मेल एंड ब्लॉग, वेयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीचर हेल्प्स। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि 4 दूं या 5 दूं, 5 दूं या 6 दूं। बाकी सब में तो कैसा है कि राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग, उसमें टीचर की मर्जी नहीं चलती, पर ब्लॉग और मेल में टीचर की मर्जी चलती है। तो तुम लोग को इस तरह से इंप्रेशन क्रिएट करना है कि वो ब्लॉग और मेल में तुमको 8 ऑन देने में मजबूर हो जाए। वो क्या सोचेगा टीचर, कह रही ये बच्चे ने सब कुछ ऑप्शन के साथ राइट लिखा है, सब कुछ ऑप्शन के, तो ये बच्चा डिजर्व करता है 100 on 100। गेटिंग इट? तो मेल और ब्लॉग में फुल मार्क्स लाने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। बाकी तो क्या, जहाँ पे राइट है तो राइट ही मिलने वाला है, वो क्या कर लेगा टीचर, रॉन्ग थोड़ा देगा राइट को, ठीक है। चलो तो तुम लोग नेक्स्ट देख सकते हो, सब में वो लोग ने फेथ कॉम इंडिकेट उसको भी अंडरलाइन कर दिया है। फिर वो लोग ने क्वेश्चन आंसर लिखा है, यू कैन सी एवरीवेयर, कहीं पे भी खाली आंसर नहीं लिखा है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 3, न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज अगेन, हेडिंग दे दी वोकैबुलरी, ए पार्ट लिख दिया, कंप्लीट द फ्राज, बहुत ही एकदम सिस्टमैटिक पेपर लिखा, तुम लोग देख रहे हो। फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो अच्छे से फिल इन, हैंड राइटिंग काफी अच्छी है, ओके। आई कांट सी एनी कैंसिलेशन आल्सो, मतलब हो सकता है पेपर में कहीं कैंसिलेशन भी हो, बट तुम्हें कैंसिलेशन अवॉइड करना है। हर एक सी फेथ कॉम इंडिकेट, तो जो मेन क्वेश्चन है ना, हेडिंग वाला क्वेश्चन भी लिखा है उसने, सी फेथ कॉम इंडिकेट, तो वो जो हेडिंग वाला क्वेश्चन है वो भी तुम लोग एग्जाम के अंदर लिख के आओगे। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से उसने क्वेश्चन लिखा है, पहले पूरा ये वाला पूरा अच्छे से क्वेश्चन लिख दिया, फिर क्वेश्चन लिख के आंसर लिख दिया। बहुत टाइम है, 3.5 घंटे क्या करोगे, है ना, लास्ट में तुम लोग कंटाल जाओगे, इससे अच्छा तुम लोग पेपर को दो वो टाइम, बराबर। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर मैच द फॉलोइंग, तो देखो उसने यहाँ पे बॉक्स अंदर क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, डी लिख दिया, द कॉर्नर लिख दिया, और अच्छे से और अंडरलाइन भी किया, काफी अच्छे से अंडरलाइन वगैरह किया, तो देख के एकदम अच्छा फीलिंग आता है कि हाँ बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है कि पेपर अच्छा ही होगा। कॉम्प्रिहेंशन पे आ गए, क्वेश्चन आंसर के हम लोग यूजुअली क्वेश्चंस लिखते नहीं है, तो आप वो अवॉइड कर सकते हो। तो ये बच्चे ने देखो क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन नहीं लिखे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर क्वेश्चन नहीं लिखा है। मूविंग फॉरवर्ड नीचे, ट्रू और फॉल्स, ऑब्वियसली ट्रू और फॉल्स में आपको क्वेश्चन लिखना कंपलसरी है। जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो टीचर को क्या होता है, टीचर को क्वेश्चन पेपर तक नहीं जाना पड़ता, आपके आंसर शीट में उनको क्वेश्चन मिल जाता है, तो वो भी खुशी आती है, अरे वाह आंसर शीट में क्वेश्चन मिल गया कुछ, अगर बाई चांस है तो उनको वहां तक जाना नहीं पड़ेगा, तो यू स्टिल अगेन हेल्पिंग देम आउट। कंप्लीट में भी देखो पूरा पूरा सेंटेंस लिख दिया है। ऑपोजिट के अंदर अगर आप बाई चांस तुम लोग ये करना भूल गए मार्क, कोई बच्चे क्या फ्लो में वो इंग्लिश वाला करके आते क्रॉस, तो यू आर गेटिंग अ कंप्लीट 0 फॉर दैट, ओके। भूल से भी मत भूलना कि स्टूडेंट्स उन लोग को नॉट इक्वल टू साइन करना है फॉर ऑपोजिट्स। एंड देखो ये पेज कंप्लीट हो गया, पर यहाँ पर उसको पूरे फुल में से फुल मिल गए, ओके। क्वेश्चन एंड आंसर पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। द नेक्स्ट थिंग इज अभी न्यू सप्लीमेंट ले लिया उसने और मेल लिखा है स्टूडेंट्स। अच्छा ये जो मेल वाला टॉपिक है ये मुझे चाहिए कि तुम लोग थोड़ा सा मिडिल ऑफ द पेज लिखो, मेल ये हेडिंग देती है, तो ये मेल को तुम लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा मिडिल ऑफ द पेज लिख सकते हो और फिर एक लाइन भी छोड़ सकते हो। मेल लिखा है मिडिल ऑफ द पेज, उसको लिख लेना, फिर हेडिंग दे देना और अंडरलाइन कर देना, एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग द मेल। अच्छा काफी बच्चे लोग ये हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने अपने राइटिंग स्किल्स वाले वीडियो में भी बताया कि बच्चे लोग मेल लिखना है कि ब्लॉग लिखना है, मेल लिखना है कि ब्लॉग लिखना है, तो घर से प्रिपेयर होके जाओ, दोनों लिख के ही आना है ना, घर से ही सोच के निकलना है कि दोनों लिखना है, कुछ भी हो जाए बहुत टाइम है, ओके। ब्लॉग का फॉर्मेट भी देख लो, मेल का फॉर्मेट भी देख लो। कोई बच्चे क्या सोचते हैं, नहीं सर मैं मेल लिखूंगा क्योंकि मेल में क्या होता है मार्क्स मिल जाते हैं। अभी तुमको क्या पता, हो सकता है कि मेल का कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट आ जाए और ब्लॉग का टॉपिक इजी आ जाए,
और तुम तो घर से ही सोच के निकले थे, माइंडसेट बना के निकले थे कि नहीं सर मेल ही करेंगे, मेल ही करेंगे। अरे यार, पर तुम लोग घर से मेल का कैसे डिसाइड कर सकते हो? मेल का टॉपिक डिफिकल्ट और ब्लॉग का वो टॉपिक आ जाए, तुम लोग एकदम मस्त पढ़ के गए हो, तो तुम लोग को माना कि ब्लॉग भी लिखने को आ सकता है। सो जो बच्चा 100 और 100 लाता है वो एग्जाम में दोनों लिख कर आता है, वो प्रिपरेशन भी दोनों की करता है, वो घर से सोच के निकलता है कि मैं पूरा पेपर लिख के आऊंगा। 110 मार्क का पेपर आएगा तो 110 मार्क का लिखेंगे, 120 मार्क का आएगा, है ना, 80 मार्क्स ही है, लेकिन ऑप्शन के साथ देखें तो वो 110 120 मार्क का पेपर है, तो हम पूरा का पूरा लिख कर आएंगे। और फिर मैंने ऑलरेडी मेल और ब्लॉग कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी डिस्कस तो कर ही दिया है। देखो उसने पैराग्राफ के बीच में एक लाइन भी छोड़ी है, तो इट्स अ गुड वे और अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। काफी बच्चे पूछते हैं कि कितना लिखना चाहिए कंटेंट। देखो ये जो बोर्ड पेपर होता है ना, अगर आप एक पूरा पेपर लोगे तो मेल शुड बी योर 1 पेज एंड नेक्स्ट पेज में थोड़ा, 1 पेज और नेक्स्ट पेज पे थोड़ा। क्यों ऐसा? मतलब नेक्स्ट पेज आई कैन से 25% तो एटलीस्ट होना चाहिए। क्यों? बिकॉज टीचर को भी पता है कि बच्चा मेल क्या करता है। बच्चा मेल है ना, फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ घर से लर्न करके जाता है। ओके, तो आप बड़ा बड़ा फर्स्ट पैराग्राफ, बड़ा बड़ा लास्ट पैराग्राफ लिख दोगे, बीच में एकदम छोटू सा लिखोगे ना, तो यू आर लूजिंग योर मार्क्स, क्योंकि टीचर बुद्धू नहीं है। टीचर को समझ में आता है कि ये बच्चा तो रट गया है, मतलब उसका फ्रेंच का तो स्किल्स टेस्ट ही नहीं हो रहा है। तो तुम्हें मिडल ऑफ द पैराग्राफ में अच्छे सेंटेंसेस लिखने हैं और यू हैव टू टेल देम एंड यू हैव टू शो देम दैट यू नो द स्किल्स ऑफ राइटिंग स्किल इन फ्रेंच। तो तुम लोग ओवर स्मार्ट मत बनना। स्मार्ट बनेंगे, फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ घर से लर्न करके जाएंगे सो दैट यू गेट अ मार्क्स, बट ओवर स्मार्ट बनने जाओगे तो टीचर पागल नहीं बैठा है। ओके, तो और अगर ब्लॉग लिखोगे तो तुम लोग अच्छे से 1 पेज कंप्लीट कर दो, ठीक है, पूरा 1 पेज या थोड़ा सा 1 पेज से हल्का सा कम भी होगा तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 पेज या 80 to 90% ऑफ द पेज भी लिखा तो इट इज स्टिल फेयर इनफ। ओके, तो ब्लॉग में थोड़ा सा कम, क्योंकि ब्लॉग में तो पूरा हम लिखने वाले, ब्लॉग में तो कुछ फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझिए आप सबको, आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वाला पार्ट है। सो यू हैव टू अगेन गिव अ क्वेश्चन नंबर, अंडरलाइन कर लो, पूरा अच्छे से लिख लो, डू नॉट मेक। अच्छा, ओवर हैंड राइटिंग भी अवॉइड करो, आप पेन कौन सी यूज करना है वो सब सोच के चले जाओ। ओवर हैंड, देखो ये जो पेपर होता है ना, मैं तो आई डोंट नो इस बच्चे ने तो नहीं किया है, बट मैं यूजुअली क्या करता हूँ, यहाँ पे भी एक मार्जिन लाइन बनाता हूँ। ओके, तुम लोग बनाते हो एक मार्जिन लाइन, राइट साइड में एक छोटा सा मार्जिन लाइन बना देना है, तो वो मार्जिन लाइन, Yes, But only margin is there on the left side, na? yeah, so you can make on the right side also. I always Okay. prefer to make it. Okay, मैं बाकी सब सब्जेक्ट के लिए भी बच्चों को बोलता हूँ। एंड गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या है, 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर में लिख दो। हो सकता है एक नहीं भी आता तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, बट आई वुड ऑलवेज टेल यू कि पूरा ऑर्डर में 6 के 6 लिख के आना अच्छे से। जो बच्चा, देखो तुम्हारे ये जो पार्ट है इंग्लिश टू फ्रेंच, वो मैक्सिमम कहाँ से आने वाला है, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर है ना, एग्जांपल्स दिए होते हैं, हर एक ग्रामर टॉपिक के नीचे एग्जांपल्स दिए होते हैं, जो इंग्लिश में कुछ लिखा होता है और फ्रेंच में भी लिखा होता है, वो लोग ही लिख के देते हैं दोनों। तो ये सेम सेंटेंसेस वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, वो लोग इंग्लिश में देंगे और आपको फ्रेंच में लिखना होगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो 6 में से ना टोटल 3 लिखने होते हैं, 3 में से आउट ऑफ 6 और आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 6 होता है। तो वो लोग भी क्या चाहते हैं कि सारे बच्चे पास हो जाए अच्छे मार्क्स से, तो लोग 3 तो एकदम इजी पूछने वाले हैं। तो 3 तो इतनी इजी हो गई, मतलब कोई भी बच्चा कर पाएगा, जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करके जाएगा वो भी कर पाएगा। जो बच्चा अच्छे से पूरे 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ के गया है, 0 चैप्टर बिलान वगैरह, तो वो 6 के 6 अच्छे से अटेम्प्ट करके आएगा। बिकॉज यू हैव टू गेट फुल मार्क्स, टू गेट फुल मार्क्स यू हैव टू शो देम दैट यू नो द एंटायर पेपर। इट्स नॉट ओनली व्हाट वाज आस्क्ड, बट व्हाट वाज आस्क्ड एक्स्ट्रा वाज आल्सो बीन नोन बाय यू। ओके, तो तुम लोग को वो पूरा का पूरा स्टूडेंट्स करके आना पड़ेगा पेपर। मेरे को तो वो बच्चा बहुत अच्छा लगता है जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करता है, एंड वो पेपर फ्लो में लिखोगे तो टीचर को चेक करने में मजा आएगी, एकदम फटाफट मस्त राइट राइट राइट, पेपर आगे बढ़ेगा। तुम्हारा पेपर है ना सिर्फ 2 मिनट, जो तुमने साल भर मेहनत की ना, वो 2 मिनट से इवैल्यूएट होने वाला, 2 मिनट में तुमको 100 मिलेगा। और जो बच्चा पता है जो मिस्टेक करता है ना, तो टीचर को क्या होता है, मिस्टेक करने से क्या होता है, उधर एरर करना पड़ता है, हाफ देना पड़ता है, 1 देना पड़ता है, फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक। देखो तुमने फुल दे दिया तो टीचर के लिए कैलकुलेशन भी कितना ईजी हो जाएगा, तुम लोग सोच रहे हो। तो जो बच्चा फुल में से फुल लाता है ना, उसका पेपर सबसे फटाफट चेक होता है। लेकिन जो बच्चे ने ऊपर नीचे कर दिया, कैंसिलेशन बहुत किए, मार्क्स कट हो रहे हैं, तो उसके लिए टीचर को बहुत त्रास होता है। तो उसका पेपर का कैलकुलेशन 2 बार करना पड़ता है। अभी समझो 80 में से 54.5 आया या 55.5 आया, तो वो टीचर को क्या होता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, वापस 2 बार चेक करते हैं कि भाई कहीं काउंटिंग मिस्टेक नहीं हो। तो इट इज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम। इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट हु इज गेटिंग 80 on 80, टीचर को दूसरी बार चेक ही नहीं करना पड़ेगा। टीचर क्या देखिएगा, सब कहीं भी मिस्टेक ही नहीं दिया, तो एक बार भी इनफैक्ट चेक नहीं हो, बोले भाई हर ही जगह फुल है तो मतलब 80 on 80 है, तो टीचर को मजा आता है एकदम वो वाला पेपर चेक करने में। तो तुम लोग को वो पेपर देना है टीचर को, है ना। अगर आज से भी कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, यू हैव मोर 6 days, 1 2 3 4 5 6 दिन है पूरे, 7वां दिन भी आधा है। कोई बच्चा पढ़ना शुरू करे ना, कि नहीं पढ़ा अब तक, आर्ट्स के बच्चे जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा होगा, अभी से शुरू करना है पढ़ना वाला भी, तो स्टूडेंट 6 days इज मोर देन इनफ। इफ यू स्टडी 10 hours a day, you have 60 hours,
एंड 60 आवर्स में मैं पूरा लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ आपको। किसी बच्चे को नया जो बैठा हो ना उसको नया लैंग्वेज भी सिखाना हो तो मैं पूरा लैंग्वेज कंप्लीट कर सकता हूँ। सो अगर तुम लोग बोल रहे हो टाइम कम है, मतलब इनफैक्ट तुमको टाइम भी एक्स्ट्रा मिल गया, ओ माय गॉड। और एडवांटेजेस, इतना एडवांटेजेस कोई भी साल के बच्चे को नहीं मिला। अगर तुम लोग फुल में से फुल नहीं ला सकते ना तो फिर कोई भी साल का बच्चा फुल में से फुल नहीं ला सकता। ठीक है, काफी बच्चे। सर हाँ यस बेटा बोलो। सर वो जो थर्ड वाला सेंटेंस है ना उसमें 60 हम लोग को डिजिट्स में दिया, तो हम लोग डिजिट्स में लिख सकते हैं क्या ट्रांसलेट करके, या हम लोग को नंबर नहीं नहीं मिलेगा? अगर क्वेश्चन में 60 दिया तो अपन 6060 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन में 60 दिया है तो आंसर में भी हम 60 लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में 60 दिया है तो हम भी बाद में SIXT पूरा 60 लिख के दिया इनवर्ट्स, तो हम भी इनवर्ट्स लिखेंगे। तो इन फिगर्स का आंसर इन फिगर होगा, इनवर्ट्स का आंसर इनवर्ट्स होगा। सिंपल। ओके सर, ओके। तो स्टूडेंट्स मोर और लेस, और एक दो चीजें थी जो मुझे बतानी थी पेपर के रिलेटेड। जस्ट 1 सेकेंड। ना सर सर यस आप बेटा बोलो। बता सकते हो क्या मार्किंग स्कीम कैसे होता है मेल का, लाइक 8 मार्क्स कैसे बाइफरकेट करता है? फॉर ब्लॉग यू आर टेलिंग मी? नो फॉर मेल। या फॉर मेल। अच्छा बेटा मार्किंग स्कीम ऐसी होती है, देखो आपका है ना जो फर्स्ट पार्ट है ना जिसमें DE लिखा होता है, टू, ऑफ, फ्रॉम और ऑब्जेक्ट लिखा होता है ना, ठीक है। दिस पार्ट विल टेक योर 2 मार्क्स। ओके, आपको ऑब्जेक्ट बराबर लिखना है, DE और ए ग्राफ वगैरह बराबर लिखना है, फ्रॉम और टू। ओके, आपका फर्स्ट पैराग्राफ भी 1 मार्क लेगा, आपका लास्ट पैराग्राफ भी 1 मार्क लेगा। सो फर्स्ट पैराग्राफ विल surely take your 1 mark, your last paragraph will take your 1 mark. ओके, और आपको ये जो आमी कानून वगैरह लिखते हो ना वो भी आपका 1 मार्क ले लेगा। गेटिंग इट? तो ये पूरा पार्ट आपका कितना हो गया, देखा है तो 2 मार्क का हो गया। ये वाला पार्ट आपका 1 मार्क हो गया। फिर ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, 1 मार्क हो गया। ये वाला पार्ट आपका 1 मार्क हो गया। अब जो आप मिडिल पैराग्राफ लिखोगे दैट विल टेक ओनली 3 मार्क्स। ओके, मतलब अभी आपको जो अपने मन से है ना भरना है, पूरा जो आपका मिडिल पैराग्राफ आएगा, जो मेन कंटेंट होगा आपका, इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट 8 sentences. ओके ओके। और कैसा होता है ना, मैं तुम लोग बताता हूँ, जब ये ब्लॉग और वो सब है ना, ये बोर्ड वाले देते हैं मार्क्स इस तरह से, ओके, बाइफरकेट करके भी। बट ब्लॉग एंड मेल वाला पार्ट इट गोज टू अ लॉट ऑफ द, मतलब बहुत टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है, टीचर की मूड के ऊपर डिपेंड करता है, तुमने कैसा माहौल क्रिएट किया है विद ऑल द इनिशियल। जैसे इकोनॉमिक्स होता है ना, तो जो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन 20 on 20 लाता है ना, तो टीचर का मूड एकदम मस्त हो जाता है कि अरे 20 on 20, तो उसका फिर आगे सब कुछ मस्त एकदम राइट जाता है, क्योंकि तुम लोगों ने इंप्रेशन ही क्रिएट कर दी अच्छी। तो सिमिलरली यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अच्छा, कुछ नहीं आ रहा होता है स्टूडेंट्स, अगर एनी पॉइंट कुछ नहीं आ रहा होता है तो वहां पे स्पेस छोड़ दो उतना, लास्ट में बहुत टाइम मिलेगा। क्योंकि लास्ट में एक बार क्या होता है, स्टार्टिंग में पेपर कंप्लीट करने का प्रेशर रहता है, पेपर में क्या हो रहा होगा वो भी प्रेशर होता है, बट बाय द एंड यू गेट वेरी रिलैक्स्ड। क्यों तुम लोग रिलैक्स हो जाओगे? बिकॉज अब पेपर का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का भी टेंशन नहीं है। इनिशियली एक बार मन में होता भी है कि पीछे टाइम पे होगा नहीं होगा, बट फिर एक बार लास्ट में पता चलता है अभी टाइम का प्रेशर नहीं है। यू कैन जस्ट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, यू कैन रिफ्रेश योरसेल्फ, टेक अ ब्रेक ऑफ 2-5 minutes, फिर तुम लोग सोचना स्टार्ट कर सकते हो। तुम लोग को मन से भी सेंटेंस फ्रेम करना है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सब लोग लास्ट पेज पे रफ पेज बना देना, जाके लास्ट पेज पे रफ पेज बना देना। और रफ पेज में जाके स्टूडेंट्स क्या करना, जैसे ना हो सकता है मुझे लिखना है जॉमर अपेल, मुझे जॉमर अपेल लिखना है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है यार कि डबल पी आएगा सिंगल ई आएगा, तो कितना क्या होता है अपन पूरा लिख लेते हैं यार ये डबल पी सिंगल पी करके, तो अपन को एक आइडिया रहता है। तो रफ पेज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मुझे लिखना है इलालियू ही रेड, लेकिन इसका इंटरोगेटिव करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली पेपर में इंटरोगेटिव नहीं करूंगा, पहले अफर्मेटिव फॉर्म करूंगा, फिर मैं पीछे उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क देख लूंगा भाई बराबर जम रहा है कि नहीं जम रहा है, फिर मैं जाके फेयर करूंगा। कोई भी स्पेलिंग नहीं समझ रही है कुछ, तो रफ पेपर रखना, हमेशा रफ पेपर बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? और एक रफ पेज लास्ट में होता भी है ना, जिसके अंदर आपने रफ को नीट एंड टाइडी रखना, ऐसा नहीं कि गला गोटी करके आ जाना, नीट एंड टाइडी रखना रफ पेज को। अकाउंट्स के पेपर में बच्चों को बोलता हूँ कि जब रफ बनाते हो ना लास्ट में, तो स्टूडेंट्स उसको नीट एंड टाइडी रखो, भले कैलकुलेशन कितना भी करो, पर नीट एंड टाइडी रखने का मजा आता है, थोड़ा लगता है। तो इससे क्या होगा, टीचर को अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि हाँ उसने काफी ट्रायल के बाद वहां पे राइट आंसर लिखा हुआ है। ओके, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, no, How one to minute. make that page? Just write the heading rough page, that's it, last page. Okay. अच्छा स्टूडेंट्स देखो, लास्ट में ना पेपर कितनी बार चेक करोगे मैं तुम्हें बताता हूँ। यू हैव टू चेक योर ओन पेपर 3 times. ओके, देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है ना, तुम लोग 2 साल से फ्रेंच पढ़ रहे हो, काफी बच्चे 4-5 साल से पढ़ रहे हैं, एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर योर 7th April विल नॉट कंटिन्यू फ्रेंच इन योर लाइफ। ओके, मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं इतने साल में, मेरे को पता है कि हार्डली थोड़े बहुत बच्चे जो फ्रेंच को आगे कंटिन्यू करके अपना करियर कन्वर्ट करते हैं या शौक से पढ़ते हैं, अदरवाइज एवरीबडी एल्स डाइवर्स देयर करियर एंड देन फ्रेंच नहीं होगा लाइफ में।
तो दिस इज द पॉइंट, जब तुम्हारा लास्ट खत्म हो जाएगा ना, दैट इज द प्रो लेवल दैट यू कैन एवर बी इन योर फ्रेंच। ओके, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें है ना, हाँ, अब खुद का पेपर एज एन इन्विजिलेटर चेक करना है। इमेजिन दैट यू आर एन इन्विजिलेटर एंड ये पेपर है ना तुम्हारे दुश्मन का है। ये वही दुश्मन है स्टूडेंट्स जो तुम्हारा कोई एक, जिसने तुम्हारे पैसे ले लिए तुम्हें वापस नहीं दियो, या कोई भी इमेजिन करो, हर्ष, इज देयर एनी पर्सन इन योर लाइफ whom you don't like at all? कोई तो होगा हर्ष जिससे तेरी दुश्मनी है। Yes. यस, देखो काफी बच्चे होते हैं, तुम लोग नाम मत बताओ, पर मुझे पता है तुम्हारे मन में किसी के लिए तो खुन्नस होगा ही, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट रैंक है, इसका पेपर मेरे को मिलता है तो मैं इसको बताता, इसको कम मार्क्स। तो स्टूडेंट्स तुम उस पेपर को ऐसे इमेजिन करो एंड ट्राई टू फाइंड मिस्टेक्स, क्योंकि तुम्हारे पेपर में मिस्टेक्स तो होती है। तुम लोग क्या सोचते हो, जैसे कि अगर मैंने लिखा है शोमर एप्पल, तो मैंने लिखा है तो मुझे पता राइट है, तो मैं जब चेक भी करूंगा तो मैं उसको राइटिंग कंसीडर करूंगा। बट सोचो कि ये पक्का राइट है कि नहीं राइट है, मतलब देन यू हैव टू चेक द पेपर विद अ डिफरेंट माइंडसेट। ओके, इफ यू गो विद द सेम माइंडसेट देन ऑब्वियसली तुम लोग ने आंसर लिखा, तुमको सब राइट ही लगेगा। तो तुम्हें कहीं पे गड़बड़ लग रही है, थोड़ा सा डाउट है, तुम लोग सोचो, तुम लोग मिस्टेक्स निकालने की कोशिश करो। ओके, फिर तुमको अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स मिलती है तो उसको किस तरह से रेक्टिफाई करना है, अगेन डिपेंड्स ऑन यू। कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए, ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि कहीं पे कैंसिलेशन हो ही गया, समझो तुम लोग ने मिस्टेक कर ही दी है, तो स्टूडेंट्स मैं क्या सजेस्ट करूंगा, वो पूरा पार्ट ही कैंसिल कर दो। जैसे कि अगर ये शमर एप्पल पूरा मिस्टेक हो ही गया, तो पेंसिल तो एक हल्का सा लाइट सा है ना, ये इधर से लिख दो और फिर नेक्स्ट लाइन पे वापस से पूरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दो और वापस पूरा शमर एप्पल लिख दो, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन कंसिडर करेंगे कि उसमें मिस्टेक, उसमें कैंसिलेशन नहीं हो, तुम्हारे मार्क्स कट नहीं होंगे। फाइन। बाकी है ना, कितनी बार तो इकोनॉमिक्स के पेपर में तो मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ कि बीच में कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए ना बड़े बड़े आंसर के बीच में, तो उसको रेक्टिफाई मत करो, कैंसिल भी मत करो, टीचर को दिखने वाला भी नहीं है, बिकॉज टीचर रीड भी नहीं करता पूरा पेपर आपका, ठीक है। हेडिंग को अगर तुमने रॉन्ग कर दिया तो हेडिंग को तुम लोग को रेक्टिफाई करना होगा, हेडिंग टीचर रीड करता है। अंदर का जो तुम लोग भर के लिख गया तो मिर्च मसाला, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई ना, राम का सीता लिख दिया, सीता का लक्ष्मण लिख दिया, तो उसको चेंज ही मत करो, टीचर को पता ही नहीं चलने वाला है ना। चलो, तो मोर और लेस स्टूडेंट्स इतनी सजेशंस हैं। Related to paper, if you have any doubt, you can ask me. You have 2 minutes. Start. So what is Amalcamtian? क्या? What is Amalcamtian? नहीं समझ रहा बेटा। That you wrote now in the email something on the last one. AMCA. उसका meaning friendly है। You're friendly or faithfully, ऐसा कुछ। Okay. नहीं बेटा, डोंट आस्क मी एनी अदर क्वेश्चन, खाली पेपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो मुझे पूछो कि पेपर को किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, तो आस्क मी सम क्वेश्चन, अदरवाइज दैट्स इट। या दिशांक, टेल मी व्हाट आर यू आस्किंग? नहीं, माय फैमिली में बेटा आप फैमिली मेंबर बढ़ा दो। दिशांक यार क्या क्वेश्चन है? दिशांक पूछ रहा है माय फैमिली में छोटा सा टॉपिक है, तो मैं कौन घर आके पूछेगा, बोल दे मम्मी पापा के 5 बच्चे हैं। अरे तो फिक्टिशियस कुछ भी बना दे ना, झूठ लिख दे, लिख ले आर्यन भी, हाँ, या आर्यन मिथिल तेरे तो भाई है थोड़े, और कजिन लिख दे कि वी हैव अ बिग फैमिली, वी जॉइंट फैमिली, कजिन सब साथ में रह रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन आते हैं। दिशांक, चलो स्टूडेंट्स, पेपर रिलेटेड एनी क्वेश्चन कि कौन सा फॉर्मेट या कैसा कुछ होना चाहिए तो आस्क मी, अदरवाइज वी विल एंड दिस रिकॉर्डिंग राइट नाउ। ओके, नॉट द लेक्चर बट विल एंड द जस्ट द रिकॉर्डिंग पार्ट। सर एक बार ब्लॉग का भी वो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दो ना। No, there is no distinction with the blog also. You just have to write your name and then you have to start. मतलब then it depends on your sentence and blog. ऐसा कुछ proper distinguish नहीं है बेटा। ओके सर। Yep. Okay students, तो मैं इस recording को फिलहाल के लिए थोड़ा सा pause कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ।